नमस्कार मित्रों, मैं लोकेंद्र सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एमपीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो कि 16 फरवरी को होने जा रहा है, उसमें कैसे सटीक ढंग से बहुत बेहतर तैयारी करें। इसके लिए यूनिट वाइज हम यूनिट्स को डिकोड कर रहे हैं और उनको स्टडी करने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम इन वीडियोस के माध्यम से समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आज के वीडियो में हम यूनिट 9 जो कि हमारे प्रीलिम्स सिलेबस की 9th यूनिट है, जिसमें कि हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो आज ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं कि सबसे पहले वो मेरा 50 डेज़ स्ट्रेटजी वाला वीडियो देख लें, क्योंकि उसी वीडियो में जो कंटेंट मैंने दिया है, जो स्ट्रेटजी मैंने शेयर की है, उसी के आधार पर हम आगे कैसे हमें प्रोग्रेसिव वे में यूनिट्स को स्टडी करना है और किन किन यूनिट्स को प्रायोरिटी में रखना है, उसी के हिसाब से मैं यूनिट वाइज यहाँ पर डिकोडिंग कर रहा हूँ। इसीलिए पहले मैंने 5th यूनिट को डिकोड किया, फिर 7th को किया, आज हम 9th यूनिट को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि यूनिट 9, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि जो हमारा टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी डेवलपमेंट देश में, दुनिया में चल रहे हैं, उनसे संबंधित ये यूनिट है। और हम संक्षिप्त में देखें तो ये कंप्यूटर पे आधारित जो भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी दुनिया में डेवलपमेंट हुआ है और जो इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है, उसको आधार बनाकर ये यूनिट तैयार की गई है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अब जो युग चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का युग है, 4G 5G का युग है। आज सारे डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट डिजिटल हो रहे हैं। इसीलिए इस यूनिट्स की भूमिका हमारे सिलेबस में भी बहुत अहम है और हमारे सिलेक्शन में भी बहुत अहम है। इसलिए सबसे पहले हम इसके सोर्सेज को जानने की कोशिश करेंगे कि सोर्सेज में हमें कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। देखिए मित्रों, इसमें दो मेन सोर्सेज हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझसे कहेंगे कि कई कोचिंग्स के पीडीएफ मटेरियल भी मिलते हैं। देखिए, यहाँ हम किसी कोचिंग के पीडीएफ मटेरियल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोचिंग के पीडीएफ मटेरियल का एक्सेस मैं मानता हूँ कि सभी के पास नहीं होता और उनकी ऑथेंटिसिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। यदि उनमें कोई एरर है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसे सुधारेंगे नहीं और हम भी उसमें एरर नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जो बुक्स होती हैं मार्केट में आती हैं, उनमें यदि कुछ एरर भी होता है तो पब्लिकेशन के द्वारा उसमें सुधार किया जाता है। तो निरंतर इन बुक्स की स्क्रूटनी होती रहती है, इनमें जो कंटेंट रहता है वो ऑथेंटिक रहता है। इसलिए हमें बुक्स से ही स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले जो सोर्स एक मार्केट में बहुत ही अच्छा सोर्स है वो है परीक्षा धाम की बुक। परीक्षा धाम की बुक शॉर्ट और इजी है रीड करने में। आपको सारा सिलेबस, जो भी 9th यूनिट का हमारा सिलेबस ये दिया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा। ज़्यादा हैवी बुक नहीं है, बल्कि बुक नहीं है, टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं। आप इसे आराम से रीड कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल आप इसे 5-6 दिन में रीड करके 2 दिन में रिवाइज भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते में आप इस यूनिट को कम्प्लीटली तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सोर्स हमारा आता है वो है निर्माण आईएएस की यूनिट 9 वाली बुक। देखिए, मैं चाहता तो आपको एक ही बुक बता देता, लेकिन 2 बुक बताने के पीछे पर्पस क्या है। किसी एक बुक का या फिर इन दोनों बुक का ही मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। दोनों बुक अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके पास समय कम है या फिर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की आदत नहीं है, तो आप परीक्षा धाम पढ़िए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप थोड़े से पढ़ने के शौकीन हैं, आपको डिटेलिंग के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप निर्माण की बुक पढ़िए। और यदि आप चाहते हैं कि मेंस में भी मेंस की भी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए इसके साथ, तो आप निर्माण की बुक पढ़िए। और आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि जो लोग परीक्षा धाम की बुक से पढ़ रहे हैं वो परीक्षा धाम से पढ़ लें। यदि उनके किसी मित्र के पास निर्माण की बुक है यूनिट 9 की, तो सिर्फ उसके आप ऑब्जेक्टिव लगा लेना। इससे आपका नॉलेज जो है कंप्लीट हो जाएगा।
इससे आपके फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो निर्माण आईएएस की बुक की बात हम करें कि भाई इसमें इन डेप्थ नॉलेज होता है, फैक्ट और कंसेप्ट को थोड़ा ज़्यादा कवर किया जाता है। बस कठिनाई बस इतनी सी होती है कि थोड़ी सी बल्कि रहती हैं बुक्स, तो हार्ड टू रीड और रिमेंबर रहती हैं। इसके बाद सबसे इसका पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि ये जितने भी पेजेस का इनका चैप्टर रहता है एक, उसके लास्ट में कुछ एमसीक्यूज़ देते हैं ये। उन एमसीक्यूज़ को हम यदि सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग वो यूनिट पूरी कवर हो जाती है। ये संजय गुप्ता सर का बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा इनिशिएटिव है, जिसमें वो सारे ही ऑब्जेक्टिव अपन को लास्ट में दे देते हैं। अब ये मैंने एक डेंजर पॉइंट बनाया है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ये जो यूनिट है इसे मैं सबसे आसान यूनिट मानता हूँ हमारे प्रीलिम्स की, क्योंकि इस यूनिट से हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं टच में रहते हैं। दिन रात हम मोबाइल चला ही रहे हैं, हम सोशल मीडिया चला ही रहे हैं, हम नए नए प्लेटफॉर्म्स को भी देख रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट भी देख रहे हैं, सभी लोग ऑनलाइन परचेज़ भी करते होंगे, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, एआई के चैटबॉट भी चला रहे हैं। तो हम इन 9 यूनिट बकाया 9 यूनिट को छोड़ के इस यूनिट के तो हम डायरेक्टली टच में हैं। इसीलिए ये यूनिट बहुत आसान होती है। मगर टफ़ किसके लिए बन जाती है यूनिट, टफ़ किन लोगों के लिए बन रही है? टफ़ बन रही है ये यूनिट नॉन टेक बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। होता क्या है कि नॉन टेक बैकग्राउंड के बच्चे जो कि थोड़ा उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, यदि किसी की, स्पेशली हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, वो जब इस यूनिट को स्टडी करते हैं, इसकी टेक्निकलिटी को स्टडी करते हैं, इस यूनिट को टफ़ मानने लगते हैं। हालांकि ये यूनिट टफ़ है नहीं, बस इसमें टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा होते हैं। आप यदि कंप्यूटर का पोर्शन पढ़ रहे हैं तो वो भी पूरा टेक्निकल वर्ड्स उसमें रहेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, रोबोटिक्स पढ़ेंगे, तो थोड़ी टेक्निकलिटी है। तो टेक्निकल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उन्हें तो ये काफ़ी इजी हो जाती है, लेकिन जो बच्चे नॉन टेक बैकग्राउंड के हैं और स्पेशली थोड़े हिंदी मीडियम से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए ये यूनिट थोड़ी सी टफ़ हो जाती है। बट बिलीव मी गाइज, ये यूनिट टफ़ नहीं है। आप इसे 1-2 बार रीड करेंगे, मैं ये मानता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। आप यदि इससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और यदि आपने 2 बार रिवीजन कर लिया तो 10 में से 9 क्वेश्चनों की भी संभावना है। चलिए, अब ये तो हमारे सोर्सेज की बात हो गई। अब हम इसमें बात करते हैं सिलेबस की। आप मेरे राइट में देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सिलेबस को बड़ा कर लेता हूँ। ये छोटा सा सिलेबस है हमारा यूनिट 9 का, जिसका पहला पॉइंट है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो हम स्कूल टाइम से ही कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, ऊपर सबको थोड़ा बहुत पता रहता है कंप्यूटर का, लेकिन ये टॉपिक मैंने थोड़ा अलग से इसलिए भी लिखा है क्योंकि बाकी पूरा सिलेबस, जैसा कि आप पुराने वीडियोस भी देखेंगे, मैंने वहाँ भी सिलेबस जो डिकोड किया है, हर यूनिट में कोई ऐसा पॉइंट है जो पूरे सिलेबस के ही बराबर है उस यूनिट के। ऐसा ही पॉइंट इस यूनिट में है ये कंप्यूटर, जो कि बकाया पूरी यूनिट पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और उसे स्टडी करने के लिए अब उसमें हम कुछ छोड़ नहीं सकते ना। कंप्यूटर में तो कुछ भी आ जाएगा, और पीएससी में तो ऐसा है कि यदि उनने कोई पॉइंट लिख दिया तो उसकी 100% रिसर्च करके आइए आप, उसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये पॉइंट जो है ना, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये हमें थोड़े से ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं। इसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें टफ़ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। टफ़ क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, अब आप जो बुक भी प्रेफर करें, निर्माण करें या परीक्षा धाम करें, इन दोनों के अलावा, इन दोनों के साथ ही आपको एक बुक और पढ़ना पड़ेगी इस टॉपिक के लिए। वो कौन सी बुक है? वो है लूसेंट की बुक।
लूसेंट की बुक आपको इसलिए पढ़नी पड़ेगी क्योंकि जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो लूसेंट की बुक से ही आते हैं अधिकतर। और लूसेंट की बुक मानो ना मानो एक अपने आप में एक परफेक्ट बुक है, एक सटीक बुक है और ऑथेंटिक बुक है। तो आप सबसे पहले तो अपनी रेफरेंस बुक पढ़िए, निर्माण या परीक्षा धाम जो भी पढ़ना चाह रहे हैं। इसके बाद ये कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, ये लूसेंट से भी आप एक बार रीड करिए। लूसेंट रीड करने से क्या होगा कि जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसमें आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो 100% तैयार हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो फोकस एरिया हमारे होना चाहिए इस यूनिट में। सबसे पहले तो जो एक पॉइंट है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोस्तों एआई का ज़माना चल रहा है। एआई के बहुत सारे चैटबॉट्स, एआई के बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेली हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। मान लो कोई एआई को लेके कोई प्रतियोगिता हुई, जैसे अभी मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कि मिस वर्ल्ड भी एआई द्वारा बनाई गई मिस वर्ल्ड को भी अभी मोरक्को की उन्हें खिताब मिला है। तो इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं, ये जो टॉपिक है ये अधिकतर करंट आधारित है, लेकिन इसमें अपने को इसके साथ साथ इसका इतिहास भी पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी कि भाई एआई के जनक कौन है। जैसे जॉन मैकार्थी इसके जनक हैं। तो पहले थोड़ी सी इसमें आप हिस्ट्री रीड करिए और इसमें करंट के इनोवेशंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अपना ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया था, गूगल ने बार्ड बनाया है, सैमसंग ने बिक्सबी। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये इसमें ज़्यादा पूछी जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फोकस एरिया में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आधे से बच्चे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी कुछ लोग वीडियो देखते टाइम उनके टैब में ऊपर पॉपअप हो रहा होगा व्हाट्सएप का मैसेज या टेलीग्राम का मैसेज या इंस्टा का मैसेज। तो इसे भी यूज़ करते करते अपन को पॉजिटिवली उनके बारे में जानना भी चाहिए कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हम जो भी यूज़ कर रहे हैं भाई, तो वो किसने बनाया, कब वो लॉन्च हुआ। कि भाई फेसबुक था तो वो उसके संस्थापक कौन है, मार्क जकरबर्ग हैं। इसके बाद उसकी स्थापना कब हुई, फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ट्विटर के संस्थापक कौन है, ट्विटर में मैक्सिमम कितने वर्ड्स का ट्वीट किया जा सकता है, ट्विटर क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है या फिर अपना वीडियो एडिटिंग साइट है। इस तरीके से जो चीज़ें रहती हैं ना, इनकी थोड़ी सी डेप्थ में जाके आपको पढ़ना पड़ेंगी। वैसे ये काफ़ी आसान टॉपिक है, आप इजीली इसे गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में दोस्तों, ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप मेंस में इसको काफ़ी तरीके से इसके इनिशिएटिव को यूज़ कर पाएंगे। ई गवर्नेंस में क्या आते हैं, जो ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारे ऑफिसेस को, सारे कार्यालयों को अपने डिजिटलाइज कर रही है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी बनाती है। इन प्लेटफॉर्म के यूज़ करके हम नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करती है गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, जो भी वो ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए मान लो पॉलिसी लाए, जैसे 2006 में शायद ई गवर्नेंस मिशन स्टार्ट हुआ था। तो ऐसी चीज़ है, इनका इतिहास भी देखो। इसके बाद रिसेंट कोई ये वेबसाइट लॉन्च हुई हो, कोई इनिशिएटिव चल रहा हो, जैसे एक खजाने प्रोजेक्ट करके है कर्नाटका का, वो बहुत फेमस है। लोकवाणी प्रोजेक्ट है। इसके बाद हमारा एमपी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दर्पण करके पोर्टल है। तो ये सारी चीज़ें ई गवर्नेंस को आसान करने के लिए है। तो युक्त धारा पोर्टल, ये सारी चीज़ें ई गवर्नेंस में आएंगी। ई गवर्नेंस की साइट्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है, इससे भी बहुत आसानी से। ये तो 3 टॉपिक है ना, इनमें गलती नहीं होगी, मेरा ये कहना है। इनको इसलिए टॉप में रखा है मैंने कि ये अच्छे से स्टडी कर लिए, तो इनमें आप गलती नहीं करोगे। ये आसानी से आप इनको इनमें बता दोगे और इनके आसानी से आप आंसर टिक कर सकते हो। अब इसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी भी बहुत आज की डेट में अब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आजकल आप सुन रहे होंगे, आप किसी को कॉल लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या बोला जाता है कि किसी भी धोखाधड़ी से बचें
और कुछ भी धोखाधड़ी होने पर 1930 पर कॉल करें। अब ये 1930 है ना, होम मिनिस्ट्री ने जो इसमें एक नंबर दे रखा है, तो हो सकता है आपसे आयोग यही पूछ ले कि हेल्पलाइन नंबर क्या है। ठीक है, तो इसमें भी आप थोड़ा सजग रहें। और इसमें भी बेसिक्स हैं कुछ, जैसे कितने टाइप के हैकर होते हैं, कि वाइट हैट हैकर कौन है, ग्रे हैट, ब्लू हैट, इस तरीके ब्लैक हैट हैकर, किसको क्रैकर बोलेंगे, किसको एथिकल हैकर बोलेंगे, ये फिर साइबर सिक्योरिटी को लेके देश और दुनिया में जो जो भी कानून बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब हमने फर्स्ट पॉइंट था कंप्यूटर। देखिए जो कंप्यूटर का जो पॉइंट है और जो एक अपना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये एक ही पॉइंट है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आधार क्या होगा? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से लिंक होके ही तो सारी सूचनाएं और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। तो जब भी आप बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये कंप्यूटर अलग से नहीं दिया होगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के नाम से यूनिट होगी, उसी में दिया होगा। शायद किसी बुक में अलग से मिल जाए, लेकिन अधिकतर बुक्स में आपको ये कॉमन ही इनमें मिलेगा। तो कंप्यूटर में आपको मेनली ध्यान किस पे देना है? कितने टाइप की मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जनरेशन्स कितनी है, किस जनरेशन में हमने आईसी चिप का यूज़ किया, किस में हमने वो ट्यूब का यूज़ किया, और कौन से हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो आपसे वो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लेता है इसमें, ऐसा नहीं सिंपल में भी गलत हो जाता है भाई। जैसे जॉय स्टिक पूछ लेगा, आप जॉय स्टिक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर बोल देगा, स्कैनर कौन सा डिवाइस है, इनपुट है आउटपुट है। इस तरीके से चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो कंप्यूटर में तो मेनली जो है बेसिक चीज़ें ही पढ़ना है अपने को। और एक चीज़ पढ़ना है इसमें, हमें सुपर कंप्यूटर्स पढ़ना है। अब सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, देश में भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं और बने हैं पहले इतिहास में, और हमने भी, इंडिया ने भी बनाए। जैसे इंडिया में एक परम सीरीज करके कंप्यूटर चलती है, तो परम सीरीज के जो कंप्यूटर हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। ऐसे ऐसे अपना एक जो दुनिया के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जी आप करंट में भी सुपर कंप्यूटर्स के नाम आते रहते हैं, उनके बारे में भी आप स्टडी कर लेना। तो ये पॉइंट भी इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हम चर्चा करते हैं इसमें इंटरनेट वाले पोर्शन की। ये सिलेबस में ये इंटरनेट पॉइंट है ना, वही इंटरनेट भी आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं। जो आज आप वीडियो भी मेरा देख रहे हैं वो भी इंटरनेट का यूज़ करके ही देख रहे हैं। तो हमें इंटरनेट के बारे में क्यों ना हम जान ही लें। तो ठीक है, तो अब हम जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कब दुनिया में आया, इंटरनेट के लिए कौन से नियम बनाए गए, इंटरनेट के जनक कौन है, इंटरनेट में कितने प्रोटोकॉल होते हैं भाई। और इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना कि भाई कौन सा प्रोटोकॉल कितनी लेयर में होता है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है तो भाई वो 4 लेयर का प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है। इस तरीके से ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। फिर इंटरनेट के द्वारा जो नेटवर्क्स बनाए जाते हैं उनका क्या महत्व है, कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क है तो वो कितने लोग उसमें इस्तेमाल करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क के किस क्षेत्र में बनाया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किस क्षेत्र में बनाया जाएगा। फिर इंटरनेट हमारे घर तक जो पहुंचाया जाता है या हमारे ऑफिस तक जो पहुंचाया जा रहा है, उसको पहुंचाने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस लगते हैं। जैसे एक डिवाइस होता है, ये एग्जांपल के लिए लिया है, उसमें बहुत सारे डिवाइस रहते हैं। जैसे मॉडेम, अब मॉडेम का नाम है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इस तरीके से जो डिवाइसेस हैं ना, इसमें रिपीटर, राउटर, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना पड़ेंगी। इंटरनेट में अलग अलग जनरेशन आई, 2G 3G 4G 5G। तो इनमें क्या डिफरेंस है? 2G में कितने की स्पीड आ रही है, 3G 4G में कितने Mbps की स्पीड आ रही है, कि 4G में 100 Mbps आ रही है, 5G में मान लो 1 GB/s आ रही है। तो ऐसा आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि 3G में डाटा डाउनलोडिंग स्पीड कितनी रहती है। तो ये आपको लगेगा, देखो इस यूनिट में सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको कहाँ होगी, कि आपको लगेगा कि मैंने सब पढ़ा है और मैंने तो ये टॉपिक बिल्कुल मेरे को नज़रों के सामने ही था और मुझे तो ये आता ही था, और ऑप्शन लगाते टाइम भी शायद आपको लगे कि मैं सही लगा रहा हूँ, लेकिन गलत हो जाएगी चीज़ यदि आप ध्यान से पढ़ के नहीं गए। तो आसान बहुत है, बस जो चीज़ आसान होती है ना MPPSC में, उसी से सिलेक्शन रुकता है। कठिन तो सब सही कर देंगे, आसान में गलती करते हैं क्योंकि उसे आसान समझते हैं लोग।
ठीक है, आसान ही कठिन है एमपीपीएससी में। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स वाले पोर्शन की। ये हमारा रोबोटिक्स वाला टॉपिक है। रोबोटिक्स में वही रोबोटिक्स का इतिहास पढ़ो कि भाई रोबोटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, रोबोटिक्स के पिता कौन थे, जोसेफ एंजलबर्ग कौन है। ऐसा रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई उनने दिया जोसेफ एंजलबर्ग का संबंध या आइजैक असिमोव का संबंध किस ब्रांच से है, रोबोटिक्स से है, एआई से है, इंटरनेट से है या इलेक्ट्रॉनिक्स से है। तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में पता होना चाहिए। तो इसकी हिस्ट्री पढ़ो, रोबोटिक्स में नए इनोवेशन क्या हो रहे हैं कि भाई नया कोई बहुत अच्छा एफिशिएंट रोबोट बनाओ। जैसे अपना एक सोफिया करके रोबोट बनाया था, हांगकांग की एक कंपनी थी उसने, फिर सऊदी अरब ने 2017 में उसे नागरिकता दी। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे उसी एक ही टॉपिक से। जैसे इसरो ने बनाया है व्योम मित्र करके, इसरो ने अपना एक रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है व्योम मित्र। तो व्योम मित्र किसका है, इसरो का है, नासा का है। ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर रोबोटिक्स को लेके कोई नियम बनाए गए हों वो पढ़ो। इंटरनेशनल गाइडलाइन क्या है रोबोटिक्स को लेके, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या क्या रोबोटिक्स में डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद रोबोटिक्स के जो आधारभूत ज्ञान है, जो इसका फंडामेंटल नॉलेज है कि भाई एंड इफेक्टर पूछ लिया। एंड इफेक्टर क्या होते हैं, जैसे इंसान में मनुष्य में हाथ का पंजा होता है ना, ऐसे ही रोबोटिक्स के जो हाथ रहते हैं उन्हें एंड इफेक्टर कहा जाता है। तो ये फंडामेंटल चीज़ें भी आपको इसमें पढ़नी है। अब हमारा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिकी। ये जो इलेक्ट्रॉनिकी पॉइंट लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकी पॉइंट है, ये वाला। इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा कुछ नया नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में पुरानी चीज़ें पूछी आएंगी, जो बेसिक्स हैं वो, और जो फंडामेंटल है इसका। तो बेसिक्स में वही ट्रांजिस्टर, डायोड, सेमीकंडक्टर्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में जो भी चीज़ें आईसी चिप वगैरह जो यूज़ होती हैं, इनका बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज, इनका इंट्रो पढ़ो कि भाई सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, है ना, डोपिंग किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके हमारी मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या शुरुआत से इसका नाम यही था कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की मिनिस्ट्री अलग थी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री अलग थी, इनको कभी मर्ज किया गया होगा, कब हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट कब बना, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारा कब बना, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई संस्थान बड़े काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। अब हमारा वो पॉइंट आता है आईसीटी वाला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो ये टॉपिक जो है इसका डुप्लीकेशन हुआ है। इसमें एक हिसाब से ये जो यूनिट का नाम है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सारे ही टॉपिक आ जाते हैं, कंप्यूटर से लेके जो भी इसमें जितने भी टॉपिक रखे हैं ये सारे ही आ जाते हैं। इसलिए इसको अलग से अपन को स्टडी नहीं करना है, ये सारी यूनिट का स्टडी करना ही इस यूनिट का, इस टॉपिक का स्टडी करना हो जाता है। तो ये कंप्यूटर वाले में कवर हो जाएगा। तो मित्रों ये हमारा आज के 9th यूनिट को हमने आज डिकोड किया, जिसमें हमने जाना कि हमें किन किन टॉपिक्स पे, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है, किन सोर्सेज से हमको इस यूनिट को स्टडी करना है। और मैंने जो एक चर्चा की हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए और नॉन टेक बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए, ये इस यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे लोग टेक्निकल शब्दावली से इतने ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं। और यदि आप सिर्फ 1 या 2 बार ही इस यूनिट को पढ़ के जाएंगे तो यकीन मानिए इसमें आपसे गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की स्ट्रेटजी आपको पसंद आएगी और आप अपने काम के बिंदु इसमें से ले पाएंगे और इसे फॉलो कर पाएंगे। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।